पर उपस्थित जुमलाओं के आपके अपने प्रतिनिधि साथी अजीत जी, इस इलाके में महागठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों, हमारी पार्टी के जिला सचिव नवीन जी, लोकयुद्ध के संपादक संतोष जी और इस रिपोर्ट कार्ड के लोकार्पण के मौके पर यहाँ उपस्थित आप तमाम साथियों को मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। अजीत जी के राजनीतिक जीवन में पहली बार जनप्रतिनिधि विधानसभा के लिए बनने का मौका मिला। ये मौका आप लोगों ने दिया और लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को वाकई लोगों का तंत्र रहना है, लोगों के ऊपर तंत्र अगर हावी नहीं हो जाना है, तो निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो जनप्रतिनिधि अपने काम काज की रिपोर्ट जनता के बीच में दे। ये जनप्रतिनिधि का फर्ज है और रिपोर्ट लेना, हिसाब लेना, ये पूरी जनता का हक बनता है। तो यहाँ आपने अपना हक का प्रयोग किया और हमारे कॉमरेड अजीत जी ने अपना फर्ज निभाया। मैं इसके लिए पूरे डुमरांव के तमाम साथियों का आपको बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो परिपाटी है, ये एक परिपाटी बने, ये एक अपवाद के तौर पर ना हो। ये हिसाब देना, हिसाब लेना, जवाब मांगना, जवाब देना, ये जो लोकतंत्र की बहुत बुनियादी बात है, इस बुनियादी उसूल पर हम तमाम लोग खड़े उतरे और इसी दिशा में हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हो, इसी शुभकामना के साथ दो चार बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट है इसमें स्थानीय विकास के कुछ कामकाज है जो आजकल हर विधायक को, सांसद को स्थानीय विकास के लिए कुछ चीजें मिलती है और वो जो पैसे मिलते हैं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वो पैसा स्थानीय विकास के लिए खर्च हो, ये जरूरी है। उस पर जनता की निगरानी हो, जनता की जो जरूरतें हैं, मांगे हैं, वो जहाँ तक संभव हो वो उससे पूरी हो, ये निश्चित तौर पर जरूरी है। हमने देखा कि अजीत जी ने कुछ और कोशिश भी की, ग्रामीण विकास विभाग हो या सरकार के अंदर तमाम मंत्रालय हो, वहाँ जो डुमरांव का हक बनता है, जो डुमरांव की मांग है, उसको पूरा करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। मुझे अच्छा लगा ये बिस्मिल्लाह खां का जो डुमरांव है और यहाँ उनके नाम पर शायद कुछ भी नहीं था, तो अगर उनके नाम पर एक कला विश्वविद्यालय बनाने की योजना स्वीकृत हुई है और इस दिशा में आगे चल करके काम होगा, ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और ये डुमरांव की संस्कृति पूरे हिंदुस्तान की नवजात अपनी तहजीब, उस तहजीब का एक सेंटर बने, एक सेंटर रहा है, वो सेंटर और आगे बढ़े, समृद्ध हो, निश्चित तौर पर ये पहल आगे बढ़नी चाहिए। हमने देखा कि पूरे इलाका शाहबाद, दक्षिण बिहार, आज पानी का संकट, सिंचाई का संकट, सोन नदी, सोन नहर भी आपका, उस नहर में भी पानी नहीं और सोन नदी में भी पानी नहीं। अब तो लोग तो कह रहे हैं कि पीने का पानी का भी इतना बड़ा संकट आ गया है। वैसे में नदी को बचाना, नहर को बचाना, खेत में पानी पहुंचाना, लोगों के घर तक पानी पहुंचाना, पीने के पानी से खेत के पानी तक इस पानी का इंतजाम करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दिशा में जो मलाई बरात परियोजना के लिए काम आगे बढ़ा, मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके के लिए एक अच्छी बात है। इसी तरीके से जो भी यहाँ किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास के काम हो सकते हैं, वो हर स्तर पर कोशिश करेंगे उस काम को सफल बनाना। मैं समझता हूँ कि ये जनता और यहाँ की जनप्रतिनिधि सबके सामूहिक प्रयास से ये संभव है और इस दिशा में आप सबको प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये जो स्थानीय विकास की हम बात करते हैं,
ये विकास का मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। क्या कि स्थानीय विकास से बिहार की गरीबी कम हो सकती है? क्या ये स्थानीय विकास जितनी ईमानदारी से जितने पैसे आप खर्च कर दीजिए, क्या इससे बिहार की बेरोजगारी कम हो सकती है? क्या इससे बिहार का पलायन हो सकता है? नहीं। और इसीलिए हमारे लिए, आप सबके लिए विकास का जो असली पैमाना है, जो असली परिभाषा है, वो ये गली गली का नहीं। ये तो काम होना ही चाहिए पंचायत के जरिए, विधायक के जरिए, जो हमारे पीडीओ हो, एसडीओ हो, जिला प्रशासन हो, उसके जरिए ये रूटीन काम है। ये जो रूटीन काम है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से समय पर होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ सबसे गरीबी, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, इसको अगर हमें खत्म करना है तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए विशेष नीति की जरूरत है। और आज अगर आप नीति की बात करेंगे तो जो नीतियां देश में बन रही है, देश को ऊपर थोपी जा रही है, वो नीति बेरोजगारी पैदा करने वाली है। वो नीति किसानों को और ज्यादा दूसरे वाली नीति, वो नीति हिंदुस्तान के तमाम जल जंगल जमीन, उस पर जो जनता का हक बनता है, उस हक को छीन करके अदानी और अंबानी के जेब भरने वाली नीति है। और इसीलिए एक बड़ी लड़ाई है उन नीतियों को बदलना, उन नीतियों को बदलना। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपके बीच में। शायद कल ही मोदी जी आए थे पूर्णिया में। पूर्णिया में आए, लंबे समय से पूर्णिया के लोगों की मांग थी कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बने। बहुत दिन पहले से पास हो रखा था, लेकिन काम नहीं हुआ था। अक्सर ऐसा होता है, ये सरकारें वो तमाम काम उसको लंबित करके रख देते हैं कि चुनाव से पहले, ताकि कुछ बड़ा बड़ा उद्घाटन किया जा सके। तो पटना में हवाई अड्डे का टर्मिनल बना, पटना में अभी मेट्रो आने वाला है, और वहाँ एक पूर्णिया में भी एक हवाई अड्डा चालू हुआ। अच्छी बात है, इसकी जरूरत है। लेकिन उसी पूर्णिया के बगल में भागलपुर है, और भागलपुर से जो खबर आ रही है, नीलकंठी में बिजली योजना के नाम पर 1000 एकड़ जमीन, हजार पेड़ काट करके सिर्फ 1 रुपए सालाना लीज के आधार पर 33 साल के लिए अदानी को दी जाती है। 1000 एकड़ जमीन, लाखों पेड़, और उनको देना क्या है? साल में 1 रुपया। 1 रुपए के लीज पर 35 साल के लिए, आने वाले 35 साल के लिए वो जमीन अदानी की, वो सारे जो वहां की संपदा सब अदानी के पास। और इस पर कोई हल्ला ना हो, इस पर कहीं कोई प्रदर्शन ना हो सके, इस पर कहीं कोई प्रतिवाद दर्ज ना हो। इसलिए पूर्णिया में मोदी जी आके चले जाके हवाई अड्डे का उद्घाटन करके भागलपुर के लोगों को नजर बंद करके जरूर रखा गया था, ताकि भागलपुर से कोई आवाज ना हो। तो आप ये देख लीजिए, अगर ये विकास के नाम पर हम हवाई अड्डे की बात करेंगे, और उसी के बगल में जो पावर प्लांट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन, सारे पेड़ काट करके वो पूरी संपदा वो अदानी को दे दिया जाएगा, तो कैसा विकास है? तो आज ये सवाल पूरे बिहार के सामने है, पूरे देश के सामने है। और इसीलिए देश के किसान लड़ रहे हैं अपनी खेती बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए। देश के नौजवान लड़ रहे हैं अपने सुरक्षित रोजगार के लिए। आज हम लोग गुड़गांव में हैं, पटना में पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नेपाल की तरह, नेपाल के भी नौजवान सड़क पर आ गए थे। नेपाल में तो अभी भी लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं है, और वहां गोली चल गई, 19 नौजवान शहीद हो गए। जैसे यहाँ हमने देखा कि 42 में जब हिंदुस्तान गुलाम था, तो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस पूरे डोंगराव के इलाके में कितने हमारे सारे साथी शहीद हो गए। और उन शहीदों को हमने अभी आते समय रास्ते में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। तो गुलामी के दौर में बात पर गोली चलती थी, लोग नौजवान शहीद होते थे, नेपाल में भी नौजवान शहीद हुए।
अभी बिहार में गोली तो नहीं चली नौजवानों पर, लेकिन लाठियां चल रही है, खूब लाठी चल रही है। वो नौजवान जो अभी बिहार में भूमि सर्वे हो रहा था, भूमि सर्वे से बिहार परेशान था, आज भी लोग परेशान है, भूमि असुरक्षा बढ़ गई है। लेकिन ये सर्वे का काम जो नौजवान कर रहे थे, जो इंजीनियरिंग का डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, सालों से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के लिए, जब उन नौजवानों ने कहा कि हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, पक्की नौकरी उन्होंने मांग कर दी और सरकार ने क्या किया, तुरंत नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया। आपने पक्की नौकरी की मांग की और नीतीश जी और मोदी जी की घमंडी सरकार, डबल जी की सरकार ने जवाब क्या दिया कि आपको नौकरी से बाहर बर्खास्त कर दिया। हजारों नौजवान, करीब 8,000 नौजवान को बर्खास्त कर दिया। और इसके बाद वो नौजवान, अभी नड्डा साहब आए थे, भाजपा के दफ्तर में गए कि भाई हमारी बात को सुन लीजिए, हमारी मांग को सुन लीजिए। तो मांग क्या सुनना था, बात क्या सुनना, उनको पुलिस से पिटवा दी। अब आज ये परिपाटी है बिहार पटना में, सारे नौजवान जो भी अपनी बात कहना चाह रहा है, यूपीएससी का भर्ती हो, वो ये संविदा कर्मी हो, ये सारे इंजीनियर हो, कोई भी, हमारे रसोईया बहनें हो, आशा की जीविका की बहनें हो, सबको कोई अपनी बात कहना चाहे, सरकार किसी की बात नहीं सुनती और सबके साथ इसी तरीके से लाठी से दमन के साथ पेश आती है। तो विकास, अगर ये लोकतंत्र नहीं होगा, अपने हक मानने का अधिकार नहीं होगा, हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं होगा, तो विकास का क्या मतलब होगा। ये जो अंग्रेज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में वो समझते थे कि आपको किससे मतलब है, आपको हम रोटी देंगे, बस रोटी ही विकास है। अब उस दौर में, आजादी के आंदोलन के दौर में, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह के उस पूरे दौर में हमारे नौजवानों ने, हमारे तमाम नेताओं ने कहा कि नहीं, सिर्फ रोटी से नहीं, इंसान की जीवन जो है सिर्फ एक रोटी मिल जाने से, थोड़ा एक मकान मिल जाने से और कपड़ा मिल जाने से भी नहीं, हमें सबसे पहले आजादी चाहिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, लड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, वो पूरा का पूरा सम्मान चाहिए। तो आज विकास की अगर हम बात करें, एक कसौटी वो भी है कि हमारे लोकतंत्र का क्या हुआ, हमारे इंसानी गरिमा का क्या हो रहा है, हमारे हक का क्या हो रहा है। वो रोजगार जो आज बिहार के नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। आप बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए, तो आप सरकार ने जो एफआईआर शुरू किया चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ही रहे, वोट भी बाहर ही डालें, उनको बिहार में आकर के वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरा सोचिए कि इसी बिहार के जो नौजवान, कितने सारे लोग जो दिल्ली में, दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र में, पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, अगर वहाँ एक झुग्गी डाल के रह रहे हैं, दिल्ली में भाजपा की अभी सरकार बनी, हमने देखा कि इस समय चुनाव हो रहा था, उन मजदूरों से कहा गया जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी की जगह पर हम पक्का मकान दे देंगे। सरकार बन गई, रेखा गुप्ता गई, वहाँ मुख्यमंत्री बन गई, केजरीवाल की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, और लोग क्या देख रहे हैं, जहाँ झुग्गी वही बुलडोजर, बुलडोजर से तमाम झुग्गियों को गिरा दिया जा रहा है। तो वहां आपको झुग्गी भी डालने का अधिकार नहीं है, बुलडोजर मिलेगा। और बिहार में लौट करके आइए, एसआईआर से आपका नाम काट दिया जाएगा मतदाता सूची से, तो ना घर का ना घाट का, ना घर में आपको रोजगार मिलेगा, ना घर में आपको सम्मान मिलेगा, ना बाहर जाकर के आपको सुरक्षा मिलेगी, ना बाहर आपको सम्मान मिलेगा। ये बड़े बड़े सवाल। और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे सामने जो लड़ाई है, जो हमारे विधायक को, सरकारों को, हमारे नेताओं को जो पूरा काम करना है, स्थानीय विकास तो बिल्कुल करना है, ईमानदारी के साथ निश्चित तौर पर ये काम करना है। लोगों की जो आकांक्षा है, लोगों के साथ मिलते रहना है। ये हमारे अजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सामने कॉमरेड राम नरेश राम का उदाहरण है, हमारे सामने कॉमरेड महेंद्र सिंह का उदाहरण है। कॉमरेड महेंद्र सिंह जो 2005 के जनवरी में चुनाव में नामांकन के बाद उनकी हत्या हो गई थी, शहीद हो गए थे, और उनका जो आखिरी भाषण था, आखिरी भाषण बगोदर की जनता के लिए,
वो आज भी हमारे तमाम साथी याद रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि माले के तमाम विधायक उसी रास्ते पर उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए चले। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके लिए लाठी खा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन हम कतई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुक जाए और आपके साथ हम कतई गद्दारी नहीं करेंगे। आपके जो आकांक्षा है, आपकी मांगे हैं, आपके सवालों को निरंतर करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आज इसकी जरूरत है। और बिहार में हमारे साथियों ने जो कहा, इस बार का चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। पिछले बार का चुनाव यही था और शाहबाद में जहां 22 में 20 सीटें अपने महागठबंधन को दी थी, उस समय भी यही उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी, बदल जाएगी सरकार की स्थिति और महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जैसा प्रदर्शन हमारा शाहबाद में रहा, जैसा मगध में रहा, वैसा उत्तर बिहार में नहीं हो पाया। और चंद सीटों के चलते, कुछ 1000 वोटों के चलते हम लोग सरकार से दूर रह गए, जिसकी सीट से मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा के चुनाव में आपने पूरा का पूरा शाहबाद, आरा हो, बक्सर हो, सासाराम हो, काराकाट हो और सटे हुए मदद के भी, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, पाटलिपुत्र हो, तमाम सीटें यहाँ ये इंडिया गठबंधन को मिली है। इस पूरे इलाके में आप लड़ रहे हैं लंबे समय से और बिल्कुल आपकी ताकत है, आपकी समझना है, आपका ये हक है कि बिहार में सरकार बदले। लेकिन इस बात देख लीजिए कि चुनाव में, इस चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए क्या हमला कर दिया गया। SIR हमारे साथियों ने जो कहा कि भाई यात्रा हम लोग निकाली थी, राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी के साथ हम सब लोग मिलकर के सासाराम से आरा होते हुए पटना तक पूरे बिहार की परिक्रमा हमने की और 1300 किलोमीटर की यात्रा। और उसी यात्रा के दौर में ये नारा बिहार से चल करके अपने देश में घूम रहा है, वोट चोर या चोर। लेकिन आप ये जो वोट चोरी की जो मुहिम, ये जो साजिश है, ये साजिश की बदस्तूर जारी है। ये एक बार के लिए भी नहीं सोच रहा कि भाई चोरी खत्म हो गई, हमने चोरी को पकड़ लिया, हमने चोरी के खिलाफ नारा दे दिया, इससे चोरी खत्म नहीं हुई। इस चोरी को हमने पकड़ जरूर लिया है, लेकिन उस चोरी को रोकना और इन चोरों को गलती से उतारना, ये काम रह गया है। इसी काम को अगले 2 महीने में हमें पूरा करना है। नवंबर में जो चुनाव होना है, इस चुनाव में हमें इसी काम को पूरा करना है। और इस काम में हमारे सामने चुनौती है। अच्छी बात है कि बिहार में जो ये लोगों ने सोचा था कि महाराष्ट्र की तरह बिहार के चुनाव को भी छुड़ा देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो जो काम हुआ पर्दे के पीछे हुआ, रात के अंधेरे में हुआ, चुनाव के बाद पता चला कि क्या हो गया। बिहार में तो उनको लगा कि 3 दहाड़े डाका डाल देंगे, लेकिन जैसे ही 3 दहाड़े डाका डालने की कोशिश शुरू हुई SIR के नाम पर, बिहार ने बता दिया कि बिहार बिहार है और यहाँ ऐसी कोई भी साजिश हम उसको चलने नहीं देंगे। ये आपने चक्का जाम करके 9 जुलाई को ही आपने बता दिया। और ये जो आंदोलन बिहार से खड़ा हुआ, इस आंदोलन से हमें कुछ फायदे हुए, कुछ चीजें मिली कि 3 महीने का रियाद है, जुलाई, अगस्त, सितंबर अभी आधा सितंबर हुआ है, आधा बाकी है। तो 3 महीने में कम से कम 3 मौके पर, 3 मुद्दे पर हमने चुनाव आयोग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। याद करिए, जो तुगलकी फरमान था चुनाव आयोग का, वो फरमान था कि जुलाई महीने के अंदर आपको गणना प्रपत्र भर के देना है, उसके साथ आपको अपनी फोटो देनी है और उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट देना है। और अगर ऐसा होता तो तय है कि बिहार में 50% मतदाताओं के नाम छूट जाते। तो बिहार में जब कहा कि संभव नहीं है, तो चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, जुलाई महीने में आप सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए, डॉक्यूमेंट हम बाद में देखेंगे। ये आपकी पहली जीत थी
तो जुलाई महीने में चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा और जुलाई का जो काम था वो बस एनुमरेशन फॉर्म भर के नामना प्रपत्र जमा करके पूरा किया गया। आया अगस्त का महीना और हमें जब पता चला कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, हम लोगों ने कहा कि इसकी पूरी सूची मिलनी चाहिए और किस वजह से नाम काटे गए वो वजह भी बतानी होगी, क्योंकि बाहर लोग हल्ला कर रहे हैं। हल्ला कर दिए कि बिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आ गए, नेपाल के लोग आ गए, घुस गए हैं, म्यांमार से लोग आ गए हैं, विदेशी घुस गए हैं और विदेशी को हटाने के लिए एफआईआर चल रहा है। तो हम लोगों ने जब हल्ला किया कि भाई आपको कारण बताना पड़ेगा, किसी का भी नाम अगर आप काट रहे हैं तो किस वजह से काट रहे हैं वो वजह बताने की जरूरत है। चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था, बताने के लिए तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया तो 18 अगस्त आकर के हमें वो सूची मिली कि किस बूथ पर कितने नाम काटे गए और किस आधार पर नाम काटे गए। और जब ये सूची मिली तो पूरे हिंदुस्तान में देख लिया, मोदी जी कब भी आकर के पूर्णिया से बड़े बांग्लादेशी बोलते चले गए हैं, लेकिन जब सूची मिल गई तो पूरे बिहार और हिंदुस्तान को पता चला कि 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी कोई नेपाल का नहीं है, एक भी कोई म्यांमार से नहीं है। ये झूठ बोलने वाले हल्ला करते रहते हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, घुसपैठ हो गया और ये बात अभी नहीं, वर्षों से ये हल्ला कर रहे हैं। और 2019 में जब मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए थे, 2019 में 10 जुलाई को संसद में ये सवाल किया गया था। संसद में सवाल उठा था कि आप लोग जो हल्ला करते हैं कि बड़े घुसपैठ हो गया, घुसपैठी आ गए, मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों का नाम मिल रहा है, तो कहाँ कितने नाम मिले बताइए जरा। और जब पूछा गया उस समय रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के नेता हैं, पटना से इस समय सांसद हैं, उस समय वही थे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, गृह और न्याय मंत्री। उन्होंने बाकायदा संसद में खड़े होकर के संसद को जवाब दिया चुनाव आयोग के हवाले से कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में ऐसे सिर्फ 3 केस मिले हैं, सिर्फ 3 केस मिले हैं कि जहां जिनकी नागरिकता थोड़ा संदिग्ध है, वो 3 केस भी 2018 में ही मिले थे। एक गुजरात से, एक तेलंगाना से, एक पश्चिम बंगाल से, बिहार से, एक भी जो हल्ला करते चल रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए, तो 65 लाख लोगों के नाम जब हमें वो लिस्ट मिली कारणों के साथ, तो हमें तो एक फायदा हुआ कि ये तो ये झूठ बोलते हैं, इनके झूठ का भंडाफोड़ हो गया वाकई। लेकिन तब भी 22 लाख लोगों का नाम इन्होंने काटा, ये लोग उधर गए, मर गए। और जब हमने जांचना शुरू किया कि कौन मर गए हैं या कौन जिंदा है, तो पता चल रहा है कि हजारों हजार ऐसे लोग हैं तो जिंदा हैं और उनको मरा हुआ बोल दिया गया। आपके बगल में आरा में नौजवान है मिंटू पासवान, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें मार दिया, एसआईआर ने हमें खुद घोषित कर दिया, लेकिन ये मैं जिंदा हूँ। तो पता नहीं ऐसे कितने हजारों मिंटू पासवान है बिहार में। चिराग पासवान बड़े प्रवक्ता बने हुए, वो कह रहे हैं कि एसआईआर तो हो रहा है, ठीक हो रहा है, ये सारे मिंटू पासवान भाड़ में जाए, उनके नाम काट दिए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि वो भगवान बने हुए हैं, मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार के नौजवानों को तो फर्क पड़ता है। तो हजारों नाम काट दिए गए जो जिंदा है, उन सभी नामों को हमें जोड़ना है। हमने देखा गांव में जो लोग हैं गांव में ही हैं और कह दिया गया कि ये बाहर चले गए हैं। ऐसे हजारों लाखों में लोग हमें मिले हैं कि जो बिहार में ही हैं, गांव में है और उनका नाम काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे महिलाएं मिल रही हैं जो गांव से बाहर है। क्यों गांव से बाहर है? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो जुर्म है, आतंक है कि आप कर्ज लिए हो, कर्ज वापस करो, उसके लिए मजबूरी में घर से भागते रहना पड़ रहा है। वो पलायन नहीं, फरारी है, फरार होना पड़ रहा है जान बचाने के लिए। आत्महत्या चल रही है पूरे बिहार में।
तो ऐसे लोगों का नाम अब वोटर लिस्ट से काट दिए जो बिहार में ही है। तो बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन कम से कम सितंबर महीना आते आते अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आधार कार्ड को भी आपको मानना पड़ेगा। जो मानने के लिए तैयार नहीं था चुनाव आयोग, अब मानने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। ये अच्छी बात है, ये कुछ जीत हमको मिली, लेकिन हमने जो कहा साजिश जारी है। अब पूछ रहे थे चुनाव में कितने लोगों के नाम काटे गए, देखना चाहिए एक बूथ पर, उसमें बहुत सारे फर्जी तरीके से काटा गया। हम आपको कभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरा और करारी से जो हम लोगों को जानकारी मिली, हम तो जानकारी देख करके हम सारे लोग हैरान हो गए। आरा के भाजपा के विधायक हैं, आरा के भाजपा के विधायक प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि उनके विधानसभा के कुछ वोटर को उठा करके संदेश में भेज दिया जाए। आप बताइए ये कौन सा एसआईआर हुआ कि आप ठीक है कोई एक बूथ से बगल के बूथ में कोई जा सकते हैं, बूथों का अगर कोई गठन हो, लेकिन एक विधानसभा से कोई परिसीमन तो नहीं हो रहा है। तो आपको अपने मतदाताओं से इतना डर है। पिछली बार बहुत बाल बच गए थे वहां भाजपा के उम्मीदवार 3000 या 2500 वोट से जीत गए थे, और इसलिए इस बार कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को, मुस्लिम लोगों को, कमजोर लोगों को, वाले को वोट करने वाले लोगों को वोटर लिस्ट से ही बाहर कर दो, यहाँ से उठा करके संदेश में बगल की किसी में डाल। ऐसा हम लोगों ने देखा कि ऐसी शिकायत हो रही है, कोई एक आदमी लिख के दे रहा है 90 लोगों का नाम काटने के लिए। जब पता चला कि हमने पूछा कि आदमी है कौन जो नाम काटने के लिए बोल रहा है, पता चला आदमी है ही नहीं, फर्जी है। जो नाम है उस नाम का कोई आदमी नहीं है, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर है नहीं। अब बताइए कोई फर्जी आदमी वो 80 लोगों का 90 लोगों का नाम काटने के लिए लिख के दे रहा है और उस पर जांच पड़ताल और उसका नाम काटा जा रहा है। ये पूरी साजिश। इसीलिए जो अभी आपके पास एसआईआर की सूची आई है, ये सूची फाइनल नहीं है, और फाइनल सूची 30 सितंबर को मिलेगी, और 20 सितंबर की सूची में हो सकता है एसआईआर में जिनका नाम है वैसे भी बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जाए। इसीलिए पर्दे के पीछे जो साजिश चल रही है, इस साजिश का एक ही जवाब है, आप जितने ज्यादा सजग रहेंगे, बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे, एक एक बीएलओ पर उनके संपर्क में रहेंगे, पूरे बीएलओ से लेकर बीडीओ से लेकर एसडीओ से लेकर डीएम तक पूरा जो प्रशासन है उसके ऊपर आपका दबाव रहेगा, आप बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे, तभी आपका नाम दर्ज पाएगा। और इसीलिए हम तमाम साथियों से कहेंगे कि हम चुनाव की बात सोच रहे हैं, सरकार की बात सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक एक वोट बचाने की लड़ाई है आज हिंदुस्तान में। और इस बार बिहार में कह दिया कि जो नारा हमने दिया वोट चोर व्यक्ति चोर, तय कर दिया हमने कि बिहार में इस बार इस चोरी को बिल्कुल हम लोग चलने नहीं देंगे, रोकेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है, कि हम बिल्कुल इस तरह से तैयार रहे। ये शाहबाद का इलाका है, हमें तो याद है 1989 का चुनाव, बक्सर से सीपीआई के हमारे नारायण जी जीते थे उस बार, और रामेश्वर जी जीते थे आरा से। और वो ऐसा चुनाव था जब पहली बार बहुत सारे लोगों को वोट डालने का मौका मिला, बूथ कब्जा होता था, सामंती दबदबा था, गरीबों को, भूमिहीनों को, आदिवासी जाति के लोगों को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन ठान लिया था लोगों ने। उस समय मारे ने, आईपीएफ ने, हम तमाम साथियों ने ठाना कि हम लोग वोट दे करके रहेंगे, और लोगों ने जान की बाजी लगाकर वोट डाला। जब संघार हुआ चुनाव के बाद तलवार भीगा में, लेकिन लोगों ने इस तरह से अपनी ताकत दिखाई, इतना वोट डाला कि रामेश्वर के उस बार जीत करके अकेले, कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन जीत करके आरा से चले गए दिल्ली संसद में खेत मजदूर के नेता, नोनिया जाति से आने वाले एक नेता। आज बहुत बिहार में अति पिछड़ी जातियों की चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं। उस दौर में जो कोई सोच नहीं सकता था, आरा जैसे इलाके से, सामंती भाग वाला इलाका है, वैसे इलाके से कोई गरीब का बेटा, कोई गरीब का नेता गरीबों के वोट से चुप करके चले जाएंगे, ये काम भी आप लोगों ने करके दिखाया है। ये शाहबाद की विरासत है, ये शाहबाद का इतिहास है।
चाहे बक्सर की बात करें, रोहतास की बात करें या सासाराम की बात करें, भोजपुर की बात करें। इस बार भी वो जो लड़ाई थी अपने एक वोट देने के लिए, वोट बचाने के लिए, आज वो लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। उस समय सिर्फ गरीबों का वोट काटा जा रहा था, आज तो किसी का भी किसी दिन का बस चले तो तमाम विरोधी लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर देंगे, ताकि जो कहते हैं कि हम तो राजा हैं, 50 साल राज करने के लिए आए हैं। तो लोकतंत्र में कोई भी अगर राजा बनना चाहेगा, कोई भी सम्राट बनना चाहेगा, कोई भी लोग तमिलनाडु से सिंगोल उठा करके संसद में डाल करके ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिया, एक वोट की बराबरी का अधिकार, इस अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा। ऐसे तानाशाहों के लिए लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है, ना कहीं पहले रही है, ना आगे भी कभी कोई जगह रहेगी। और इसीलिए चुनाव संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा वाला चुनाव है। ये आजादी के आंदोलन से हमें ये संविधान मिला था और आज 42 के शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी। इतने सारे शहीद, आप भोजपुर चले जाते हैं, वहाँ लसाड़ी में हमारे कॉमरेड राम नरेश जी ने उनका स्मारक बनवाया था, वहाँ के 7 शहीद। पटना है, 11 अगस्त के दिन वहाँ और मनोभाव तो शहीदों को सलाम करते हैं। पूरे बिहार आजादी का आंदोलन उसका प्रदेश रहा है। 1857 वीर कुंवर सिंह का दौर हो या 1857 के बाद लगातार हर तरह के आंदोलन, तो आजादी लड़ करके आप लोग पाए थे। आज वो आजादी खतरे में है। अंग्रेजों से आजादी मिली, अंग्रेजों से जो आजादी मिली, आज उसको अमेरिका के आगे हमारे मोदी जी ला करके उसको सरेंडर कर दिया है। अमेरिका में बैठ करके ट्रम्प तय कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों का कोई भी पैदा किया हुआ वो अमेरिका के बाजार में नहीं बिकेगा और इसीलिए 50% उसके ऊपर शुल्क लगा हो, ताकि हिंदुस्तान का सामान अमेरिका में ना बिके। लेकिन अमेरिका का सामान हिंदुस्तान में बिल्कुल बिकना चाहिए और इसलिए मोदी जी ने क्या किया, इस देश में कपास उगाने वाले जो किसान हैं, कपास पर इन्होंने पूरा टैरिफ जीरो कर दिया। हमारे सामानों पर 50% का शुल्क लग रहा है अमेरिका में, अमेरिका के सामान वो हिंदुस्तान में उस पर कहीं कोई शुल्क नहीं है। ये अन्याय हो रहा है भारत के किसानों के साथ। हमारी जो पूरी आजादी थी उसको मिट्टी में मिला देने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ बांग्लादेशी करके घुसपैठ की बात कर रहे हैं और आप चले जाएंगे अमेरिका में, हिंदुस्तान के नौजवानों को कहा जा रहा है कि घुसपैठी है और हमारे नौजवानों को घुसपैठी कह करके हवाई जहाज में अपराधी की तरह, गुलाम की तरह बेरी और हथकड़ी लगा करके उनको वापस भेजा जा रहा है। अभी क्रिकेट में अभी आपने देखा कि हमारे भारत की एक महिला के साथ, सिख समुदाय की एक महिला, जो क्रिकेट में कभी नहीं होता था, दिन दहाड़े उनके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि वहां भी भारतीयों के खिलाफ, भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ, काले लोगों के खिलाफ वो तमाम फिर एक बार जो नस्लवादी ताकतें हैं, फांसीवादी ताकतें हैं, वो हिंसक होने की, हावी होने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश की आजादी आज खतरे में है। बगल में नेपाल है, नेपाल के नौजवान लड़ रहे हैं और हमने देखा कि हमारे बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कायदे से तो नेपाल को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, ये तो कांग्रेस की गलती है, इसीलिए नेपाल अलग देश है और नेपाल अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होता तब नेपाल में अराजकता नहीं होती, शांति होती, तब वहाँ तरक्की होती, बेरोजगारी नहीं होती। अरे भाई बिहार में तो आपने पूरा अराजकता पैदा करके रख दिया है, पूरे अपराधियों का बोलबाला है, बेरोजगारी छा गई है, पलायन है और हम नेपाल के नौजवानों को, जो नौजवान गुस्से में है, उनको भड़का रहे हैं, नेपाल की आजादी को आप चुनौती दे रहे हैं, नेपाल की संप्रभुता को बिहार में बैठ करके आप चुनौती देंगे, इसका क्या परिणाम होगा भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में, बिहार और नेपाल के रिश्तों के बीच में, हमारे दोनों देश के लिए ये खतरनाक काम ये लोग कुर्सी में बैठ के कर रहे हैं। और इसीलिए जो आप जान रहे हैं कि जो चुनाव है, बिहार को तो हमें बचाना है, बिहार को बदलना है, बदलो सरकार, बदलो बिहार,
आज पूरे बिहार का नारा बन चुका है। लेकिन हमें जल्द से जल्द, बिना लेट किए, जल्द से जल्द हमें हिंदुस्तान के उस कुर्सी से, उस तख्त से भी निश्चित तौर पर ये आरएसएस की सरकार जो पिछले 100 साल से साजिश कर रही थी, आरएसएस वाले हिंदुस्तान के पूरे संप्रभुता के खिलाफ, इस देश के गणतंत्र तहजीब के खिलाफ, ये आरएसएस भाजपा की सरकार दिल्ली में कुर्सी पर काबिज है और दिल्ली में कुर्सी पर बैठ करके लगातार इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इस सरकार को भी गलती से उतार देने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए सामने जो चुनाव है, एक एक वोट की रक्षा कीजिए। जो काम की शुरुआत हुई है, इस रिपोर्ट कार्ड ये आपके पास है, इसको आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे और निश्चित तौर पर अजीत जी से जो काम हो पाया, उस पर भी जो काम नहीं हो पाया, जो आगे करना है, उस तमाम पर आपका सहयोग, कोई अगर कहीं आलोचना हो तो आलोचना, ये सब कुछ लोकतंत्र में जरूरी है। ये बातचीत जरूरी है आपस में कहीं कोई शिकायत हो वो भी, और निश्चित तौर पर अपनी जो मांग है, अपनी जो बात है वो भी, अपनी तमाम अपेक्षाओं को, अपनी तमाम अपेक्षा, तमाम उम्मीद वो अपने जनप्रतिनिधि के पास तो आपको रखना ही है। लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे, ये जो स्थानीय विकास है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, इस स्थानीय मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ा सवाल आज हमारे सामने है, जो पूरे बिहार का, पूरे देश का, बाबा साहब अम्बेडकर का उस संविधान का और भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, गांधी, नेहरू, सुभाष बोस, उन तमाम हमारे शहीद और नेताओं के संघर्ष से, उन तमाम आंदोलनों से मिली आजादी, उस आजादी की रक्षा करने का। और इसीलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अजीत जी को भी पार्टी की ओर से निश्चित तौर पर बधाई, आपने अच्छा काम किया, रिपोर्ट बना के दिया है। आगे बिल्कुल इसी तरह से हर जगह काम हो और ये बातचीत का सिलसिला, जनता, जनप्रतिनिधि कोई वीआईपी नहीं, कोई राजा नहीं। ये जो आजकल का स्टाइल शुरू हो रहा है कि जनता के प्रतिनिधि, वो जनता के प्रतिनिधि है, बराबरी, बिल्कुल जनता के साथ बराबरी, और बराबरी के आधार पर प्रतिनिधि अपने साथी है, तो प्रतिनिधि मतलब अपने साथी। और इसीलिए सब लोग मिलकर के हम लोग साथ देंगे और ये जनता का कारवां है, ये कारवां आगे बढ़े। ये बक्सर जिला अपने तमाम सीपीआई भी, सीपीएम भी, माले भी, एक से एक शहीद हुए। ज्योति प्रकाश जी का जिला है, मंजू जी 2 बार विधायक बनी बक्सर से, अभी इस बार इस समय माले के केंद्रीय कमेटी में है और समस्तीपुर जिले में काम करती है, देखती है। इस पूरे इलाके से के नारायण जी 2 बार यहाँ से जीत के गए हैं। तो बक्सर कम्युनिस्ट आंदोलन की महान विरासत का जिला है। इस पूरे इलाके में समाजवादियों की महान विरासत है। और आज जो इंडिया गठबंधन बना, जहाँ गांधी, नेहरू की विरासत, कम्युनिस्टों की विरासत, समाजवादियों की विरासत, और जो भी तमाम वंचित बहुजन समाज के लोग हमारे वीआईपी के साथ भी, हमने कहा कि कहाँ किस चक्कर में पड़े थे, भाजपा के साथ गए और 5 आपके विधायकों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और आपको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझे क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई भी जाएगा उसका कोई सम्मान नहीं है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन में रहना है, जहाँ सबके साथ बराबरी, सबका आपस में भाईचारा, सम्मान और पूरे देश के लोग रहने के लिए, इस पूरे संविधान की रक्षा के लिए मिल करके लड़ेंगे। इस बार पिछले चुनाव में एंड पर जाकर के तालमेल हो पाया था, बहुत लास्ट मोमेंट में हुआ। इस बार देखिए इंडिया गठबंधन जो सबकी आकांक्षा थी कि जमीन पर गठबंधन बने, संघर्ष का गठबंधन बने, सिर्फ सीटों का नहीं, सिर्फ विधानसभा का नहीं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, आंदोलन का, संघर्ष का, सुख दुख बांटने का, वो गठबंधन धीरे धीरे एक आकार ले रहा है। इंडिया गठबंधन आने वाले दिन में और मजबूत बने और तमाम भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, दमन के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ इस देश में जितने बराबरी के विचार हैं, बराबरी के लिए, न्याय के लिए जितनी धारा के लोगों ने जितने तरह के संघर्ष किए हैं, सबको एक साथ रखा होगा न्याय के लिए, बराबरी के लिए और इस देश में सच्चा लोकतंत्र के लिए, सच्ची आजादी के लिए और तमाम गरीबों को अपना प्रहार मिले, इसके लिए कोशिश शुरू हुई है, कारवां चलने लगा है। इसको
इसको और गति मिले, इसको और ताकत मिले, इसको और बल मिले और इसी तरह पर ये प्रोग्राम और पूरा मकसद आप लोग इसमें आगे आएंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत तमाम साथियों को मैं मेरे बार सलाम करता हूँ और इस पूरे इलाके में हमारे जितने साथियों ने शहादत दी है, रक्षा जीवन में भी हमारे बहुत सारे साथियों ने शहादत दी है और उन तमाम शहीदों को हम पार्टी की ओर से सलाम करते हैं। और साथ ही साथ जो भी साथी आज भी पूरे देश में जेल में बंद है, बहुत सारे लोग टाटा में हमारे साथियों को सजा मिली आजीवन कारावास की, आज भी जेल में रहते हुए कॉर्पोरेट शाहजहां से लेकर के कितने सारे साथी जेल में ही गुजर गए, क्योंकि आज भी 14 साल 15 साल 20 साल हो रहे हैं, वो आज भी जेल में पड़े हुए हैं। उन तमाम साथियों की रिहाई के लिए जो दिल्ली में झूठे दंगे के आरोप लगा करके उमर खालिद जुल्फिशा प्रतिमा से लेकर के कितने सारे नौजवानों को जेल में डाल के रखा गया है और इस देश में न्याय की आज ये स्थिति है, 5 साल से ज्यादा समय हो गया, न कोई सुनवाई, न उनको कोई देर, वो जेल में सड़ रहे हैं। और इस देश में वो अंबानी का बेटा जिनकी शादी को पूरे देश में एक राष्ट्रीय पद बना दिया गया था, वहां तमाम कानूनों को घटा बताते हुए पूरे देश का जो बंधन प्राणी का कानून है उसको भी घटा बताते हुए उन्होंने अपना अलग से पूरा चिड़ियाघर खोल रखा है और वो पूरे घोटाले उस पर कार्रवाई होनी थी, वहां जाकर के उनको छूट दे दी गई। तो अपराधियों को क्लीन चिट, लुटेरों को क्लीन चिट और आजादी के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाले नौजवानों को जेल में बंद करके जो अंग्रेजों के रास्ते पर देश में शासन चल रहा है, हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और इसलिए उन तमाम साथी जो जेल में हैं, आपकी ओर से, इस कार्यकर्ता सम्मेलन की ओर से उन तमाम साथी जो जेल में हैं उनको भी मैं अपना सलाम भेज रहा हूँ और निश्चित तौर पर उन सभी साथियों की मुक्ति के लिए, रिहाई के लिए हम लोगों की एकता और संघर्ष इसको हम लोग तेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, आपका मानो जिंदाबाद। जो भी साथी लोग